प्रोफेसर कादरी, अशोक भाई वगैरह की जब मैं बातें सुन रहा था और इससे पहले जब मैं इंतज़ार कर रहा था ये जलसा शुरू होने का और भी आलिम फाजिल हजरात के साथ में बैठा था तो ऐसा लग रहा था कि चौथी क्लास के बच्चे को हायर सेकेंडरी का इम्तिहान दिया जा रहा है। तो और ये भी मुझे मालूम है कि गालिब का कलाम सुनने के लिए अभी नहीं तो बाद में तकाजा ज़रूर होगा, तो मैं आगाज़ गालिब साहब के ही कलाम से करता हूँ। न था कुछ तो खुदा था, न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता। डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। हुआ जो गम से यूं बेहिस तो गम क्या सर के कटने का। हुआ जो गम से यूं बेहिस तो गम क्या सर के कटने का। न होता गर जुदा तन से तो जानों पर धरा होता। इतनी शोहरत, इतनी मोहब्बत और इतनी दुआएं मिलेंगी मुझे। मैंने तो सोचा था कि मैं फिल्मी हीरो बनूंगा जो गाने भी गाता है और कमीने लोगों की पिटाई भी करता है और दुनिया को अपनी जादूगरी से बचा भी लेता है। खैर, ये ख्वाब तो मेरी उम्मीदों से पहले ही सच निकल आया, और जब वो सच निकल आया तो मुझे एहसास हुआ कि ये कितना खोखला ख्वाब था। और मुझे ख्याल आया कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, और मुझे लगा कि मेरी जिम्मेदारी ये है ऐसी फिल्मों का हिस्सा होना जो अपने जमाने की सच्ची तस्वीर हों, जिनमें हमारे जमाने का सच्चा अक्स दिखाया जाए। क्योंकि फिल्म जो है ड्रामे से अलग, वो 100 साल के बाद भी देखी जाएगी। और कितनी बड़ी त्रासदी होगी आप सोचिए कि 3023 में अगर कोई जानना चाहे कि 2023 का हिंदुस्तान कैसा था और उन्हें टाइगर जिंदा है जैसी कोई फिल्म मिल जाए। मेरे ख्याल से संजीदा फिल्म बनाने वालों की भी जिम्मेदारी यही है, और मैं उनका साथ देता आया हूं हमेशा। और कभी कभी गलतियां भी की हैं, लेकिन जब तक जिंदा हूं, जब तक सांस चल रही है, मैं अपने इसी को अपना फर्ज समझूंगा। ये तो हो गई फिल्मों की बात। अब चूंकि मुझे ये अवार्ड उर्दू ड्रामे के 1979 में जब मैंने अपनी ड्रामा कंपनी खोली, तो मैं और मेरे साथी जो थे उसमें शरीक, हम सब अंग्रेजी की तरबियत पा चुके थे। मैं 5 साल की उम्र से अंग्रेजी पढ़ रहा था। हालांकि उससे पहले अलिफ बेते और कुरान शरीफ की कुछ आयतें हमें सिखाई गई थी, लेकिन उसके बाद मैं उर्दू बिल्कुल भूल गया और तकरीबन मुकम्मल अंग्रेज बनने की कोशिश में लग गया, जब तक मैं अलीगढ़ नहीं गया। और हालांकि उर्दू वो पहली जबान थी जो मेरे कानों में पड़ी, और वो पहली जबान थी जो मैंने बोलनी सीखी, उसे मैं बिल्कुल भूल गया था। अलीगढ़ जाके वो फिर मुझे याद आई। और फिर 1980 के बाद तकरीबन 10 साल हम लोग अंग्रेजी ड्रामे करते रहे। लेकिन फिर थकान सी होने लगी कि ये फ्रांसीसी और अमेरिकी और बरतानवी और जर्मन नाटक जो हम करते हैं, इनसे हमारा क्या वास्ता। कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही अजीम हैं और जिनमें दुनिया भर की सच्चाई समोई हुई है, लेकिन एक परदेसी इंसान जैसा बनना, एक परदेसी माहौल को क्रिएट करना, ये हमारे बस का है या नहीं। और मुझे अपने मन से जवाब मिला कि नहीं। इसलिए अपनी जबान में ड्रामे करने की ख्वाहिश जगी। अब मैंने तलाश करना शुरू किया उर्दू के ड्रामे। मालूम हुआ कि बहुत कम है। हिंदी में लिखे जाते हैं, मराठी में लिखे जाते हैं, गुजराती में लिखे जाते हैं, बंगला में लिखे जाते हैं, कन्नड़ा में लिखे जाते हैं, मणिपुरी में लिखे जाते हैं, मलयालम में लिखे जाते हैं, उर्दू में नहीं। उसकी एक वजह है जिसको समझाने में जरा वक्त लगेगा। समझ में नहीं आया कि इनको ड्रामे की शक्ल में कैसे पेश किया जा सकता है। अक्सर लोग गलती ये करते हैं, इस तरह के अजीम अदब को उठा के उसको ड्रामा बना देते हैं, ये भूल कर कि मुसन्निफ का जो असल जादू होता है
वो बात कहने के अंदाज में होता है। जिस तरह एक अजीम मुसन्निफ हवा के झोंके का बयान कर सकता है, या आग लगने का बयान कर सकता है, या एक बिल्ली के दूध पीने का बयान कर सकता है, उसको दिखाने से वो जादू चला जाता है। तो मैंने फैसला किया कि इनको ड्रामों में तब्दील करने के बजाय इन कहानियों को हर्फ ब हर्फ जैसे मुसन्निफ ने लिखा था उसी शक्ल में सुनने वालों को सुनाया जाए, ताकि देखने वालों को ड्रामे का भी लुत्फ आए और अदब का भी। और साथ में ये करते करते, क्योंकि मैं अमरीकी अदाकारों से काफ़ी मुतासिर था, जिनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि उनका एक तरीका है काम करने का, द मेथड, जिसमें मुझे बहुत यकीन था उस वक्त, जिसका जुज ये है कि जो किरदार आप कर रहे हैं वो किरदार आप बन जाइए पूरी तरह से। एक वक्त था नौजवानी में जब मैं इस पे अमल करने की कोशिश करता था। एक गांव वाले का मैं रोल कर रहा था मंथन फिल्म में। मैंने सोचा कि मैं इसकी झोपड़ी में ही रहूंगा, और एक रात, आधी रात मैंने गुजारी वहां जब तक एक बिच्छू साहब तशरीफ नहीं ले आए। और धीरे धीरे मेरी समझ में आने लगा कि ये बात गलत है।